हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, एनटीए यूजीसी नेट का जो यूनिट नंबर 1 है, पेपर 1 का, दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके एमसीक्यूज़ की सीरीज़ ऑन गोइंग है, राइट। तो इसके जो ऑलरेडी 3 पार्ट्स है वो मैंने करवा दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की फुल रिविजन करनी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे पार्ट नंबर 4। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या बोल रहा है, वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर। वैल्यू एजुकेशन किसके लिए होती है? ये मेनली होती है एक स्टूडेंट की जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करने के लिए, ऑल राउंड उसकी डेवलपमेंट के लिए होती है। नॉर्मली क्या होता है कि टीचिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं एक टीचर को करना चाहिए कि सब्जेक्ट की वो नॉलेज दे और चला जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक टीचर को एक गाइड की तरह उसे हर डायरेक्शन में उसे गाइड करना चाहिए एक बच्चे को, ताकि उसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसकी डेवलपमेंट हो, वो लाइफ की जो और चीज़ें होती हैं उनमें भी उस चीज़ों को याद करे, याद रखे उन चीज़ों को। तो जो वैल्यू एजुकेशन होती है उसका मेन एम क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक वैल्यू प्रोवाइड करवानी है, राइट। उसका जो उसके अंदर एक वैल्यू उसको देनी है, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ना नॉर्मल स्टूडेंट है और वो अभी एकदम से चेंज हो गया है, उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया। इरेटिक का मतलब क्या होता है कि जब एक बच्चा है, कोई भी इंसान है, वो एक नॉर्मली बिहेव कुछ और करता है और एकदम से उसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया है, एकदम से उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली इरेटिक, ठीक है। और एक नॉर्मल स्टूडेंट है आपकी क्लास में, नॉर्मली वो किसी और तरीके से बिहेव करता है रूटीन में, और एकदम से कोई दिन ऐसा आया जब उसने एकदम से अपना बिहेवियर चेंज कर दिया कम्प्लीटली, और आपको ऐसा कुछ रीज़न दिख नहीं रहा है, बिकॉज आप तो अभी ऑब्वियसली आप पढ़ाने जाते हो, तो टीचर हो तो आपको ऐसे एकदम से रीज़न दिखेगा भी नहीं, राइट। तो उस केस में एक टीचर को क्या करना चाहिए? उस टीचर को ये करना चाहिए कि वो स्टूडेंट को बुलाए क्लास के बाद और उससे प्रॉब्लम जानने की कोशिश करे, उससे रीज़न जानने की कोशिश करे कि कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, आपका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया है तो कोई क्या रीज़न है इसके पीछे, कोई रीज़न ऐसा है बताने वाला तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस करो, बताओ। और अगर ऐसा कुछ होता है कि जिसे आप सॉल्व कर सकते हो तो आपको मैक्सिमम ट्राई करना चाहिए कि जो बच्चे की प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व कर सको, उसका सोल्यूशन उसे दे सको, ठीक है। ये आपको ट्राई करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक टीचर के लिए क्या होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है एक टीचर के लिए, वो यही होती है कि वो स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करे। हाँ ठीक है, उसको डिसिप्लिन मेंटेन करना भी टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, पंक्चुअल रहना भी इम्पॉर्टेंट होता है, और एक गुड ओरेटर यानी कि एक गुड स्पीकर वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों ही फैक्टर्स अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, बट इसने क्या पूछा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा है। अगर वो टाइम से आ रहा है क्लास में और वो स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव नहीं कर पा रहा है तो वो फिर वेस्ट जाएगा ना। वो टाइम से आ रहा है, वो पंक्चुअल है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रख रहा है क्लास में, वो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी स्पीचेस दे रहा है, ये सारी चीज़ें अगर वो कर रहा है, बट बच्चों की जो प्रॉब्लम है, जो क्वेरीज हैं, उन्हें ही सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी बाकी चीज़ें भी वेस्ट हो जाएंगी, राइट। तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर बनता है वो यही बनता है कि वो जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं स्टूडेंट्स की, जो भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करें, उसको रिमूव करें। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। जो एक हायर एजुकेशन लेवल की टीचिंग होती है उसके अंदर एक टीचर का क्या रोल रहता है? जब बड़े लेवल पे हो जाती है टीचिंग, जो बड़े बच्चे होते हैं कॉलेज लेवल के, मास्टर्स लेवल के, तो उस टाइम पे एक टीचर यही ट्राई करता है और उसका यही रोल भी बनता है कि वो स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करें। तो क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब बच्चे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, तो उस टाइम पे टीचर खुद पढ़ाता भी है, उस टाइम पे बच्चे खुद से नहीं पढ़ते हैं, है ना। टीचर उन्हें पढ़ाता है, उन्हें समझाता है एक एक चीज़, बट जैसे 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 हम बड़े होते रहते हैं वो चीज़ कम होती रहती है। देन एक लेवल आता है, कॉलेज है, मास्टर्स लेवल, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया इतना नहीं जाता है, चीज़ें उनकी क्वेरीज ली जाती हैं, सॉल्व भी किया जाता है, पढ़ाया भी जाता है, बट उससे भी ज़्यादा जो मेन फोकस किया जाता है वो इस चीज़ पे किया जाता है कि बच्चों के अंदर सेल्फ लर्निंग को कैसे प्रमोट किया जाए। उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कि आप खुद से
प्रोजेक्ट करो। इससे क्या होता है कि बच्चा खुद करता है तो खुद सीखता है, तो उसके अंदर एक सेल्फ लर्निंग की एक जो हैबिट होती है और एक अच्छी जो चीज़ होती है सेल्फ लर्निंग की, वो अच्छे तरीके से आ पाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। बड़े लेवल पे ये क्यों की जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके भी उन्हें खुद भी पढ़ाना होगा या किसी भी सेक्टर में उन्हें जाना है, काम करना है, तो उन्हें खुद चीज़ें करनी होंगी। तो कहीं ना कहीं एक टीचर अगर एट द एंड तक भी बच्चों का हाथ इतना पकड़ के रखेगा, इन द सेंस हाथ पकड़ के रखेगा इन द सेंस कि उन्हें मतलब हर एक चीज़ वो खुद समझाएगा, बच्चे फिर खुद कैसे समझेंगे, है ना। उन्हें थोड़ा स्कोप, उन्हें थोड़ा अपॉर्चुनिटी ऐसी देनी चाहिए टीचर को जहाँ पे बच्चे खुद भी सीखने की कोशिश करें, खुद भी लर्न करने की कोशिश करें, क्योंकि आगे उन्हें भी बच्चों को सिखाना है। तो खुद अगर उनमें एक हैबिट डेवलप होगी, एक स्किल्स डेवलप होगी, तभी तो वो आगे जाके कर सकेंगे। तो इसी पर्पज़ के साथ बेसिकली जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे एक टीचर जो है वो अपना खुद का रोल थोड़ा सा कम करता जाता है और बच्चे का रोल जो है वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। वो सेल्फ लर्निंग करनी स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को खुद समझने की कोशिश करनी स्टार्ट कर देते हैं और खुद ही काम करना स्टार्ट करते हैं। कल को उन्हें रिसर्च वर्क करना होता है तो वहाँ पे भी उन्हें सारा कुछ खुद ही करना होता है, राइट। खुद ही रिसर्च वर्क करना होता है, खुद ही सब कुछ रिसर्च वगैरह करनी होती है, खुद ही थीसिस लिखनी होती है, खुद ही पेपर्स लिखने होते हैं। तो वहाँ पे उन्हें ये चीज़ आनी चाहिए। तो पहले ही मास्टर लेवल पे या समटाइम्स ग्रेजुएशन लेवल पे भी बच्चों को सेल्फ लर्निंग प्रमोट करनी चालू कर दी जाती है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे हम चलते हैं 35th क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है कि टीचिंग के अंदर बहुत ही कम इफ़ेक्टिव जो फैक्टर होता है, बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो कौन सा होता है? लीस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है? तो लीस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होगा इसके अंदर? कि स्टूडेंट्स को पनिश करना। मतलब कहने का टीचिंग के अंदर स्टूडेंट्स को पनिश कम से कम करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा अति हो जाए, मतलब लिमिट हो जाए, एकदम ही एट द एंड हो जाए, तभी पनिश करना चाहिए। नहीं तो उससे पहले बच्चों को ट्राई करना चाहिए कि हाँ भी एक पोलाइटली, फर्मली उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अगर वो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं तो भी पोलाइटली ही उसे डील किया जाए, उन्हें भी मौका दिया जाए सुधरने का। फिर भी नहीं सुधरते हैं तो एक टीचर को प्यार से उसे सुधारने की कोशिश करना चाहिए। एट द एंड लिमिट हो जाए देन पनिशमेंट का आता है, तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना भी इम्पॉर्टेंट होता है, एक इम्प्रेसिव वे में लेक्चर देना इंपॉर्टेंट होता है। ब्लैक बोर्ड पे अगर जो एक्स्ट्रा जो डायग्राम स्केचेस होते हैं ये सब अगर किए जा रहे हैं तो इससे भी एक टीचिंग इफेक्टिव बनती है, ठीक है। ये सब ड्रॉ किए जा रहे हैं तो इससे भी टीचिंग इफेक्टिव बनती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं, बट पनिश करना स्टूडेंट्स को ये बहुत लास्ट पे आता है, मतलब लीस्ट फैक्टर होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या बोल रहा है? जब एक वर्बली गाइड किया जाता है तो उस टाइम पे बेसिकली ये वर्बली जो गाइडेंस होती है वो किस चीज़ में बहुत ही कम इफ़ेक्टिव रहती है? जब एक टीचर या कोई भी एक पर्सन है आपको वर्बली गाइड कर रहा है तो वो किस चीज़ में लीस्ट इफ़ेक्टिव रहेगी? तो वो रहेगी स्किल्स के अंदर, वो लीस्ट इफ़ेक्टिव रहती है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि स्किल्स किसको कहते हैं? हम जब हम प्रैक्टिकली कोई चीज़ को करते हैं, हम उस चीज़ को करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। हम लाइक टीचिंग में एक्सपर्ट हैं, हम बहुत अच्छे से टीचिंग कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे से जो है हम डॉक्टर हैं तो वहाँ पे हमारी प्रैक्टिस चल रही है, हम पेशेंट्स को बहुत अच्छे से उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो हमारी स्किल्स होती है। बहुत अच्छा डॉक्टर है, होता है ना, बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसका हाथ बहुत साफ़ है, उसके हाथ में बहुत सफाई है, वो बहुत स्किल्ड है ना। उसके अलावा कोई लेबर है बेसिकली, वो बहुत अच्छा से अपना काम कर रहे हैं, उसमें एक्सपर्ट हैं। तो ये सारी स्किल्स होती हैं जो प्रैक्टिकली करने पे आती हैं। किसी को आप करते हुए देखोगे तो आपको चीज़ें आएंगी, उससे भी ज़्यादा जब आप खुद करोगे तब आपको और ज़्यादा चीज़ें आएंगी, आप उसमें एक्सपर्ट बनोगे, आपको प्रैक्टिस होगी। तो ये सब चीज़ें स्किल्स के अंदर यूज़ होती हैं। वर्बली अगर आप किसी को गाइड कर रहे हो, लाइक बोल के अगर मतलब मैं आपको गाइड कर दूं कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, तो आपकी स्किल्स उतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं होंगी। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाएगी, ठीक है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाएगी, बट जो आपकी स्किल्स है, जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज है और जो आपकी स्किल्स है वो कैसे इंप्रूव होगी? वो खुद जब आप करोगे प्रैक्टिकली, प्लस लोगों को भी करते देखोगे, प्लस उससे भी ज़्यादा आप खुद भी करोगे, तभी इम्प्रूव होगी। तो कहीं ना कहीं जो वर्बल गाइडेंस होती है ना वो स्किल्स के मामले में इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती है। थोड़ा बहुत आप उन्हें बता सकते हो,
एज अ सपोर्टिव उन्हें उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो कि चीज़ करके भी दिखा रहे हो, बच्चों को भी मौका दे रहे हो कि वो खुद भी करके देखें, साथ ही साथ उन्हें वर्बली भी गाइड कर रहे हो कि ऐसे करो वैसे करो। तो वो हम चीज़ साथ में तो कर सकते हैं, बट अकेली वही चीज़ करने से स्किल्स इंप्रूव नहीं होती है, तो ये लीस्ट इफेक्टिव रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, टीचिंग को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हमें सिंपली अगर हमें टीचिंग को डिफ़ाइन करना हो तो हम ऐसे ही करेंगे। टीचिंग वो होती है जो लर्निंग को फैसिलिटेट कर सके, यानी कि जिससे लर्निंग पॉसिबल हो। अगर हम टीचिंग कर रहे हैं, बच्चे लर्न ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टीचिंग वेस्ट हो जाती है। ठीक है, बाकी सारे फैक्टर भी रहते हैं कहीं ना कहीं। नॉलेज अगर एक टीचर दे रहा है, बुक्स भी पढ़ रहा है, नोट्स भी पढ़ रहा है, उसके बाद उसको समझा भी रहा है, नॉलेज भी दे रहा है, बच्चे उसको रिसीव भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ठीक है। बट एक्चुअल में बच्चे उस चीज़ को सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे, एक्चुअल में बच्चे उस चीज़ को लर्न कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कहीं ना कहीं टीचिंग जो होती है वो लर्निंग पे होती है, मतलब लर्निंग के साथ कनेक्टेड होती है। तो टीचिंग को हम अगर हमें डिफ़ाइन करना हो तो हम इसी तरीके से करेंगे। टीचिंग वही होती है जो लर्निंग को फैसिलिटेट कर सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोस्ट जो सही अप्रोप्रिएट पर्पस होता है लर्निंग का वो क्या होता है, लर्निंग क्यों करते हैं हम बेसिकली। तो लर्निंग इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, ओवरऑल जो बिहेवियर है ना, उसमें चेंज आ सके, उसमें मॉडिफिकेशन आ सके। तो जब आप लर्न करते हो और दिल से करते हो, बहुत बढ़िया अच्छे से लर्न करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी होती है वो चेंज होती है, वो इम्प्रूव होती है। और साथ ही साथ जो आपका बिहेवियर है वो भी इम्प्रूव होता है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सब्जेक्ट की नॉलेज गेन करोगे, सब्जेक्ट की नॉलेज तो गेन करते ही हो एट फर्स्ट, उसके अलावा जो है आप मैनर सीखते हो, आप एटिकेट सीखते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, एटीट्यूड पॉजिटिव डेवलप होता है, स्किल्स डेवलप होती हैं, सब कुछ जो होता है वो ओवरऑल चीज़ें आप सीखते हो लर्निंग के अंदर। तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल मॉडिफिकेशन भी होती है बिहेवियर की। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसा स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछे ही जा रहा है, कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास, तो उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। उसको अलाउ करना चाहिए कि आप क्वेश्चन पूछते रहिए, यानी कि उसको एनकरेज करना चाहिए कि आप कंटिन्यू रखिए क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि भी हाँ भी उसको इनकरेज करना चाहिए भी हाँ भी तो खुद ही ढूंढ ले, मतलब फाइंड आउट जो आंसर है वो इंडिपेंडेंटली वो खुद ही ढूंढ लो आप। उसके अलावा जो है उसे धमका दो क्लास के बाद मिल गया तो, है ना। एक टीचर को ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि क्लास के बाद मिलना, तो ऐसा भी नहीं कि हाँ भी सारे क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा भी भूल जाता है कि क्या क्वेश्चन थे। तो वो अगर टॉपिक चल रहा है ना, तो उस टाइम पे चाहे टॉपिक चलते चलते भी टीचर को अगर आप टोक रहे हो ना बीच में कि मैम ये समझ नहीं आया दोबारा समझाओ, तो कहीं ना कहीं उस टीचर को उस टाइम पे ही मौके पे उसे समझाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ भी बाद में समझाऊंगा। तो उस केस में क्या होता है कि बच्चे भी डिस्करेज हो जाते हैं। ऑन द स्पॉट ही उनकी क्वेरीज लेनी भी चाहिए और उन्हें बल्कि इनकरेज करना चाहिए और पूछो क्वेश्चन जितने ज़्यादा पूछोगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उतना ज़्यादा आप सीखोगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि आप कंटिन्यू क्वेश्चन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, आज के लेक्चर के, आज के वीडियो के। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन होती है एक स्टूडेंट की वो किस टीचिंग के अंदर पॉसिबल हो पाती है। तो वो हो पाती है डिस्कशन मेथड के अंदर, जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है। यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड नहीं है, नहीं तो प्रोजेक्ट मेथड में भी अच्छी उनकी जो पार्टिसिपेशन रहती है वो रहती है। जैसे मैंने आपको लास्ट टू लास्ट में भी बताया था, पार्ट में भी, कि जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं बच्चों को दिए जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि बच्चे सीखते हैं। जब खुद करेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा सीखेंगे, है ना। तो उसके अंदर तो वैसी पार्टिसिपेशन बहुत रहती है स्टूडेंट्स की, बट यहाँ पे वो तो नहीं है ऑप्शन में। तो जो ऑप्शंस में है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लेक्चर में तो वैसे ही वन वे होता है, लेक्चर मतलब दे के चला जाता है टीचर। उसके अलावा जो ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ की जाती हैं एक्स्ट्रा, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, प्लस एक बच्चे के लिए थोड़ी ईजीनेस क्रिएट करने के लिए की जाती हैं यूज़, ताकि बच्चा जो है वो बोर नहीं हो। उसके अलावा जो है उसके कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो थोड़े बेटर तरीके से क्लियर हो सकें, तो उसके लिए वो यूज़ की जाती है। उसके अलावा टेक्स्ट बुक में तो टीचर आया, टेक्स्ट बुक मतलब वो रीड करके चला गया, तो वो तो वैसे ही नहीं, मतलब उसमें तो बिल्कुल ही नहीं पार्टिसिपेशन होती है। तो ये तीनों ही नहीं होंगे। जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहती है वो डिस्कशन में रहती है। क्यों रहती है?
क्योंकि डिस्कशन के अंदर एक टीचर है और एक स्टूडेंट्स होते हैं जो सारे के सारे, उन सब में आपस में डिस्कशन होती है। मतलब एक किसी ने क्वेश्चन पूछा, आंसर हुआ, देन काउंटर क्वेश्चन हुआ, देन उसका आंसर हुआ, देन फिर से काउंटर क्वेश्चन हुआ, तो क्वेश्चन आंसरिंग प्लस डिस्कशन वो चलता रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स की जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होती है, स्टूडेंट्स खुद बहुत इन्वॉल्व इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन कवर अप हो गए, तो आज के 10 भी हो गए हैं। इसके बाद जो पार्ट नंबर 5 आएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको मैं नेक्स्ट में करवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई कमी लगी हो तो वो भी बताइए ताकि मैं इसे इम्प्रूव कर सकूं। और उसके अलावा जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।